So once again welcome dear students. Now we will look into the next part of our second unit. Particularly जो next part अब हम देखने वाले हैं वो next part ग्राफिकल मेथड का एक्सटेंशन है. इसलिए क्योंकि जो प्रॉब्लम हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते वो अब इस मेथड से सॉल्व करेंगे. सो आज हम देखने वाले हैं सिंप्लेक्स मेथड और उसकी चीज़ें जो भी चीज़ें लगती हैं वो. सो सी केयरफुली ग्रेजुअली वन बाय वन देखेंगे. आज हम देखने वाले हैं सिंप्लेक्स मेथड, उसका इंट्रोडक्शन, जो चीज़ें लगने वाली हैं यानी स्लैक वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स और सिंप्लेक्स मेथड का वर्किंग रूल. ये तीन चीज़ें हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं. सो बच्चों इतना क्लियर हो जाए तो अब मैं वन बाय वन आगे चलता हूँ. सिंप्लेक्स मेथड, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट. अब ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है? अगर आपको थोड़ा सा भी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का इंट्रोडक्शन मैंने याद होगा जो मैंने दिया है, वो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक वो मेथड है, वो सिस्टम है जो हमने यूज़ की थी. कहाँ पर? जो हमने यूज़ की थी जब हम उसको फाइंड आउट करने के लिए गए थे. कब ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का ईजाद हुई, सिस्टम में आई, तो उसके लिए हमने आइडेंटिफाई किया कि ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू ये सिस्टम एक्चुअल प्ले में आई. सो व्हाट इज़ ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू? क्या हो गया ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू? जर्मनी और इंग्लैंड के बीच का प्रॉब्लम मैंने आइडेंटिफाई किया था. अगर हो सके तो वो सेक्शन फिर से एक बार देख लेना बच्चों, वो फिर से एक बार सुन लेना, सो दैट आपको हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्लियर हो जाएगी. क्योंकि तब मैंने सिंप्लेक्स मेथड का नाम लिया था. ठीक है, तो सिंप्लेक्स मेथड का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट यानी वहाँ पर लीनियरिटी प्रॉब्लम मैनेज करने के लिए, लीनियर प्रॉब्लम मैनेज करने के लिए जो मेथड सबसे पहले फाइंड की गई है वो है सिंप्लेक्स मेथड. ठीक है, और वो पर्टिकुलरली ग्रुप ऑफ पर्सन्स को लेकर सॉल्व की गई थी. ठीक है, तो इस सिंप्लेक्स मेथड में बहुत सी चीज़ें आइडेंटिफाई की गई थी. यानी उसमें इकोनॉमिक्स भी आइडेंटिफाई किया गया था, उसमें स्ट्रेटजिकल डेवलपमेंट लगाने वाले फोर्सेस को भी आइडेंटिफाई किया गया था. उसमें जियो टेक्निकल इश्यूज देखे गए थे. जियो इसका मतलब ये कहता हूँ कि किस जगह पर अटैक करना है वो भी देखा गया था. सो इन सब के एक्सपर्ट वहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए थे. तो इसीलिए ये ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा ईजाद की गई टेक्निक है. डेंजिंग नाम का एक साइंटिस्ट हुआ करता था जिसने ये आइडेंटिफाई की है सभी के इनपुट्स लेके. ठीक है, तो वो सब चीज़ें एक बार फिर से उस पर देख लेना, क्योंकि उस हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में मैंने बच्चों वो भी बताया है आपको. होपफुली आप उसको एक बार देख लोगे. जो पहले दो इंट्रोडक्टरी लेक्चर थे उसमें मैंने ये सब चीज़ें क्या कर दी हैं, एक्सप्लेन कर दी हैं. सो अब नाउ आई वुड लाइक टू गो फॉरवर्ड और स्लैक वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल और आर्टिफिशियल वेरिएबल. अब ज़रा ध्यान से देखना स्लैक वेरिएबल की डेफिनेशन. अ वेरिएबल दैट हैज़ टू बी एडेड in less than or equal to type constraint to convert it to equality is called as slack variable. दूसरा surplus variable, a variable that has to be added, subtracted from greater than or equal to constraint, समझे ना, to convert it to equality is called as surplus variable. Artificial variable, a variable that has to be added in equal to type constraints में called as artificial variable. ये तो देखेंगे बाद में. जैसा हम किसी को हात थोडा काय सांगायचं झालं तर लहानपणी एखादी गोष्ट खेळताना लिंबू टिंबू वगैरे तत्सम प्रकार होता ना, तर तसं हे आर्टिफिशियल व्हेरिएबल सोबत असतं. पहिल्या दोन व्हेरिएबलला जरा जास्त कॉन्सेंट्रेट करून बघूया. ये पहले दो वेरिएबल मतलब क्या? अब ज़रा फिर से ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूँ. वो एग्जाम्पल जो दे रहा हूँ वो इमेजिन करने का ट्राई करना. बचपन से लेके अब तक माँ ने आपको कम से कम 1000 बार कुछ सामान लाने के लिए भेजा होगा. जारी घेऊन ये, बघ बरं हे आणता येईल का तुला, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, असे n नंबर ऑफ कामं आजपर्यंत तुम्हाला सांगितले असतील आईनं. अब ये सभी n नंबर ऑफ वर्क आइडेंटिफाई करने के बाद हम बोल रहे हैं, हाँ याद रखना ये. अब ये n नंबर ऑफ वर्क आपको माँ ने बोले हैं कि लाना है, ला, घेऊन ये रे, वगैरह वगैरह वगैरह. अब पर्टिकुलरली एक एग्जाम्पल जो 100 में से 99 बार आपने किया होगा वो ये
जा रे पिंटे साखर घेऊन ये, है ना, 4 शक्कर लेके आ। अब ये बार यानी आप गए होंगे, और चलो अब मैं एग्जाम्पल के लिए लेके चल रहा हूँ कि माँ ने आपको कहा है कि जा बच्चा 5 केजी शक्कर लेके आ। क्या कहा है माता जी ने? जा बच्चा 5 केजी शक्कर लेके आ। अब बच्चा गया, दुकानदार को कहा भैया जी 5 केजी शक्कर दे दो। उस भैया जी ने क्या किया होगा? उस भैया जी ने जैसे ही 5 केजी का नाम सुना, वो शक्कर जहाँ पर रखी होगी वहाँ पर गया। उसके हाथ में एक कैरी बैग थी, वो कैरी बैग लेके गया, या जो भी कागज़ का टुकड़ा हुआ करता था, पुराने ज़माने में कागज़ हुआ करता था, तो वो कागज़ की बैग, वॉट एवर इट में भी। माय बच्चों ज़रा ध्यान से देखना बच्चों, इमेजिन करने का ट्राई करो कि जो भी हाथ में है वो लेके गया और उसने एक सर्टन अमाउंट ऑफ शक्कर लेके आया, समझे, उसके अंदाजे से। और उसके साथ एक खाली उसमें कटोरा लाया और कटोरे में कुछ शक्कर है। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब देखो क्या हो गया, पॉसिबिलिटी क्या होगी। नंबर 1 पॉसिबिलिटी, या तो शक्कर जो उसने लाई हुई है उसने वो जो लाई हुई शक्कर है वेइंग मशीन पे रख दी। अब नंबर 1 पॉसिबिलिटी, शक्कर कम होगी। अगर बच्चों शक्कर कम होगी तो जो कटोरा वो साथ में लाया था जिसमें एक शक्कर भी रखी थी उसने, वो उस कटोरे की शक्कर उस वेइंग मशीन पे रखी हुई शक्कर के बॉक्स में डाल देगा और 5 किलो की भर्ती करेगा। केस नंबर 2, शक्कर ज़्यादा होगी 5 से ज़्यादा, 5 केजी से ज़्यादा, तो वो क्या करेगा, उस शक्कर की में से कुछ शक्कर कम करके वो जो कटोरा है उसमें डालेगा और 5 केजी की भर्ती फिर से करेगा। समझे? ऑप्शन नंबर 3, केस नंबर 3, एग्जैक्टली 5 केजी भर गई तो पैक करके दे देगा। मैं फिर से इस एग्जाम्पल को रिविजिट कर रहा हूँ। केस नंबर 1, 5 केजी से कम है, कटोरे में से कुछ तो डाला। अ वेरिएबल दैट हैज़ टू बी एडेड इन लेस देन और इक्वल टू कंस्ट्रेंट, 5 केजी से कम है तो इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए जो चीज़ ऐड की जाती है उसको स्लैक वेरिएबल कहते हैं बच्चों। केस नंबर 1 में जो कटोरे में से 5 केजी भर्ती करने के लिए जो शक्कर डाली जाएगी उसको स्लैक वेरिएबल कहेंगे। केस नंबर 2 में एक्स्ट्रा शक्कर निकाली जाएगी, उसको कहेंगे सरप्लस। समझे ना? सरप्लस वेरिएबल। नंबर 3, जैसी की वैसी पैक करके दे दी, उसको कहेंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल। अब मैं बात कर रहा हूँ, समझ में आ गया आपको? यानी अब मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कम है तो जो ऐड किया जाता है उसको सरप्लस स्लैक वेरिएबल कहते हैं। ज़्यादा है तो सब्ट्रैक्ट किया जाता है, उसको सरप्लस वेरिएबल कहते हैं। और जो दोनों केस में यूज़ हो जाता है, जो किसी के भी साथ लिंबू टिम्बू हो जाता है, उसको कहते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल। होपफुली ये तीनों चीज़ें आप आइडेंटिफाई कर रहे होंगे। तो अब मैं आगे चलता हूँ, इसका काम बड़ा आएगा मुझे, ठीक है? तो अब हम जाएंगे वर्किंग रूल के पास, सिंप्लेक्स मेथड के। तो सिंप्लेक्स मेथड का वर्किंग रूल क्या कहता है, ये बच्चों ध्यान से देखना। मैं कुछ इमेजेस भी इसमें यूज़ करूँगा डिपेंडिंग अपॉन हमारे ज़रूरत के अनुसार, और इसको मैं बाद में आगे चल के डिफ़ाइन भी करेंगे, ठीक है? सो बच्चों ये भी हो सकता है, ध्यान से ये भी सुनना कि ये भी हो सकता है कि कहीं पर मैं टर्मिनोलॉजीज़ में अलग अलग यूज़ करूँ, ठीक है? तो वो टर्मिनोलॉजीज़ जो भी अलग अलग यूज़ करूँ मैं बाद में वो क्लियर करूँगा। अंडरस्टूड? ठीक है? अब ध्यान से देखना। If the LPP is of minimization type, then convert it to maximization type by multiplying the objective function by -1। ये पहला वर्किंग रूल है। यानी अगर वो फंक्शन मिनिमाइजेशन का हो तो उसको माइनस करके मैक्सिमाइज करो।
अंडरस्टूड। अब माइनस में आंसर मैक्सिमाइज हुआ तो भी वो मिनिमाइज ही होगा ना बच्चों, तो लॉजिकली बात है ये। तो मिनिमाइज को मैक्सिमाइज में कन्वर्ट करो माइनस से मल्टीप्लाई करके, अंडरस्टूड, ठीक है। दूसरा, द वैल्यूज b1 b2 bn मस्ट बी पॉजिटिव। अब ये b1 b2 bn कहाँ से आया बच्चों? ये b1 b2 bn दूसरा तीसरा कुछ नहीं, जो LPP का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था उसको देखो। मैंने z इक्वल टू c1x1 प्लस c2x2 प्लस डॉट 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 cnxn a11 x1 प्लस a12 x2 डॉट 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 प्लस और माइनस प्लस an xn लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू b1, वो b1 राइट हैंड साइड के कंस्टेंट्स मस्ट बी पॉजिटिव। 100 में से 99% वो क्या चाहिए, 99.99% वो प्रतिशत पॉजिटिव चाहिए। दूसरा, अब ध्यान से देखना, टू कन्वर्ट द गिवन LPP टू अ स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये कन्वर्ट करो किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में, बाय इंट्रोड्यूसिंग स्लैक सरप्लस एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल। बच्चों कहने का मतलब ये है कि वो इनइक्वालिटी में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर प्रॉब्लम इनइक्वालिटी में हो तो स्लैक ऐड करो, सरप्लस ऐड करो, आर्टिफिशियल देखना है तो देखो, और उसको हो बाय हुक और क्रुक इनइक्वालिटी से इक्वालिटी में डालो। इतना करने के बाद उसका बेसिक इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करो बाय सब्सटीट्यूटिंग द ओरिजिनल वेरिएबल्स एज 0। ये चारों तो बता दिया, ये थोड़ी ना राम कहानी है सो दैट आप इसको सुनो और एनालाइज करते चलो। बच्चों इसको आपको नोट करके यूज भी करना है, ये याद रखियो। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? इसको नोट करके यूज करना है, ये याद रखना। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? इसको लिख लेना है, ये याद रखना। मैं यही चीज़ें पेस्ट करने वाला हूँ पीपीटी की नोट्स के तौर पर, ये बात हमेशा याद रखो। कुछ चीज़ें और भी एडिशनल डालूंगा, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन कह रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, इतना क्लियर हो गया हो तो अब इसका एक्सप्लेनेशन, ये ओरिजिनल प्रॉब्लम है जो दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे। अब ये एग्जाम्पल के तौर पे देने के बाद अब ज़रा ऊपर वाले इसमें देखोगे, मैं दोनों को कंपेयर करूँगा। लेस देन और इक्वल टू 6, लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 4। क्या पूरे RHS यानी 604 ग्रेटर देन है, 0 है? हाँ है। पॉजिटिव है? हाँ है। क्लियर हुआ इतना? प्रॉब्लम मैक्सिमाइज का है, चलो जो है सो है। अब आगे बढ़ता हूँ। ओरिजिनल प्रॉब्लम में वेरिएबल सिर्फ x3 तक थे। अब ध्यान से देखना, लेस देन और इक्वल टू को अगर ऊपर वाले स्ट्रक्चर में देखोगे तो इक्वल टू में कन्वर्ट किया गया है, यानी ये जो x4, x5 एंड x6 है, ये दूसरे तीसरे कुछ नहीं स्लैक वेरिएबल्स हैं। ज़रा नीचे देखोगे तो दिख रहा है इट कैन बी रिकॉर्ड एज अ स्लैक वेरिएबल्स। अब अगर ये स्लैक वेरिएबल्स है तो मैं फिर से इसको रीस्ट्रक्चर करके लिख रहा हूँ, रीस्ट्रक्चर करके लिखा। अब ये स्लैक वेरिएबल्स कैसे हैं बच्चों? ये स्लैक वेरिएबल्स आर आल्सो एडेड इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में फिर से उसको ऐड कर दिया विथ 0 पावर, यानी ये 0 पावर में ऐड करने के बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कुछ भी असर नहीं डालेंगे। उसके साथ ये भी याद रखो कि इसको लिखा ऐसा है कि जो पहला स्लैक वेरिएबल है वही 1 है, x4 1 है, बाकी x5 एंड x6 0 है। पहले इक्वेशन में 6 वाले में, 0 वाले में यानी सेकंड इक्वेशन में, सेकंड कंस्ट्रेंट में पर्टिकुलरली x5 1 है, बाकी दोनों 0 है। यानी माय डियर स्टूडेंट्स, बाकी 3 लोगों को भूल जाओ तो आपने 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस किया है, ये याद रखियो। क्या इंट्रोड्यूस किया है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस किया है, ये याद रखना। होपफुली ये सब क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं दूसरे केस पे चला जाता हूँ। अब बेसिक इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन क्या है? आपको स्ट्रक्चर में क्या कहा? बेसिक इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करो? बाय सब्सटीट्यूटिंग द ओरिजिनल वेरिएबल्स एज 0। लास्ट वाली लाइन देखना, बाय सब्सटीट्यूटिंग द ओरिजिनल वेरिएबल्स एज 0। और ज़रा आगे जाओगे तो देखो क्या मिलेगा। ओरिजिनल वेरिएबल्स यानी x1 x2 x3 0, तो x4 x5 एंड x6 क्या मिला? 6 0 4।
ज़रा लिखो यहाँ पर बेसिक इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन वहाँ पर लिखा है। तो जो पहली 3 चीज़ें राम कहानी बताई थी वो राम कहानी यहाँ पर एक्सप्लेन हो गई। अब राइट डाउन द टोटल इंफॉर्मेशन इन द सिंप्लेक्स टेबल, कैलकुलेट zj cj माइनस cj, वेयर zj इज इक्वल टू समेशन cb इंटू aij। बच्चों इसको और डिटेल में मैं कहाँ पर दिखाऊंगा जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं ज़रूर। इफ zj माइनस cj ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 देन द करंट सोल्यूशन इज ऑप्टिमम। विषय ही खत्म हो गया। अगर zj माइनस cj ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 हुआ तो आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अंडरस्टूड। और यह अगर हो गया तो ये कंप्यूटर प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, सिंप्लेक्स मेथड हो गई क्लियर, हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल गया, मैक्सिमम तो मैक्सिमम मिल गया, मिनिमम तो मिनिमम मिल गया, बक्सा बंद करके चले जाओ। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ तो अदरवाइज गो टू नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में जाओ। क्या है नेक्स्ट स्टेप? सिलेक्ट द एंटरिंग वेक्टर। एंटर करने वाला वेक्टर सिलेक्ट करो जहाँ पर zj माइनस cj सबसे ज़्यादा निगेटिव है। इस एंटरिंग वेक्टर को पिवोट कॉलम भी कहते हैं और जो एंटरिंग आउटगोइंग रो है उसको पिवोट रो भी कहते हैं। ठीक है, एंटरिंग वेक्टर को पिवोट कॉलम भी कहते हैं, वो याद रखना। कंप्यूट द रेशो थीटा इक्वल टू सोल्यूशन वेक्टर डिवाइडेड बाय एंटरिंग वेक्टर SV डिवाइडेड बाय EV। अंडरस्टूड। Select the outgoing vector for which theta is minimum positive. Then select the common element both entering vector and outgoing vector called as pivot element. Understood? Write down all this information with in the simplex table with following conditions. ये with का h भूल गया, following conditions। अब ज़रा ध्यान से देखना क्या कह रहा हूँ मैं। ठीक है, इस पूरे सिस्टम को देख रहे होगे तो जो जो मैंने कहा वही आपको मिला। कैसा? सबसे पहले क्या करा कि पूरा सिंप्लेक्स टेबल में लिखो, सिंप्लेक्स टेबल में लिख दिया। अंडरस्टूड। उसके साथ ये जो CI है वो CI मतलब दूसरा तीसरा कुछ नहीं बच्चों, ध्यान से देखना। ये जो Z लिखा है ना यही है CI। मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। ये टेबल लिखने की मेथड अलग है, ये दूसरा मेरी अपनी मेथड अलग होगी, उसमें कोई शिक नहीं। हम बहुत सिंपल वे से सॉल्व करेंगे उसको, लेकिन स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा नियर अबाउट। तो स्ट्रक्चर में पिवोट कॉलम मतलब दूसरा तीसरा कुछ नहीं, एंटरिंग वेक्टर। पिवोटल रो मतलब आउटगोइंग वेक्टर। उन दोनों का इंटरसेक्शन पिवोटल एलिमेंट मतलब 1, जिसको हम पिवोट एलिमेंट कह रहे हैं। अंडरस्टूड। अब इसको कैसे कैलकुलेट किया? जहाँ पर zj माइनस cj मोस्ट निगेटिव है। कौन है मोस्ट निगेटिव? थोड़ा कॉमन सेंस से देखोगे तो यही है मोस्ट निगेटिव, उसी को डील कर रहे हैं। चलो ठीक है, बाद में जाएंगे। अब सिलेक्ट द आउटगोइंग वेक्टर फॉर विच थीटा इज मिनिमम पॉजिटिव। ये 0 सबसे मिनिमम पॉजिटिव है बच्चों, ध्यान से देखना, इसीलिए x5 सिलेक्ट हुआ। अब ज़रा ध्यान से देखो, मैंने एक एरो बनाया हुआ है और ऊपर एरो से 2 चीज़ें आइडेंटिफाई की है। एक एरो का मुंह जा रहा है x1 की तरफ, दूसरा मुंह जा रहा है x5 की तरफ, और ऊपर मार्क करके लिखा हुआ है x1 विल बी रिप्लेस्ड बाय x5। अंडरस्टूड? ठीक है। दूसरी चीज़ ये लिखी है पिवोटल कॉलम को टू बी कन्वर्टेड टू यूनिट कॉलम, टू बी कन्वर्टेड टू यूनिट कॉलम। ये सब चीज़ मैंने लिखी है, इसका पूरा क्रक्स यहाँ पर है। होपफुली ये समझेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसको हम लिख के समझाएंगे, मैं लिख के प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा इसका। सो डोंट टेक दैट मच अमाउंट ऑफ टेंशन, बट द रिक्वेस्ट इज़ दैट बिफोर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, द रिक्वेस्ट इज़ दैट कि ये पूरे जो नोट्स मैंने लिखे हुए हैं, ये वीडियो आपने देखना है, ये वीडियो के स्क्रीनशॉट आपके पास चाहिए और इसकी रिटर्न में वैल्यूज़ आपके पास चाहिए, तो ही मैं समझाऊंगा, अदरवाइज नहीं। क्लियर? नेक्स्ट, अब ज़रा ध्यान से देखना। रिप्लेस द आउटगोइंग वेक्टर बाय द एंटरिंग वेक्टर इन द बेसिस, अकॉर्डिंगली चेंज द कॉस्ट। x1 विल रिप्लेस्ड बाय x5, वो यही कह रहा है। रिप्लेस द आउटगोइंग वेक्टर बाय द इनकमिंग वेक्टर एंटरिंग वेक्टर इन द बेसिस। डिवाइड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द आउटगोइंग रो बाय पिवोट एलिमेंट। पूरों को डिवाइड कर दो,
राइट डाउन द बेसिस वेक्टर इन टर्म्स ऑफ यूनिट कॉलम वेक्टर एंड कंप्यूट द सिंप्लेक्स मेथड वंस अगेन, यानी फिर से वही प्रोसीजर रिपीट करो। यानी अब जरा ध्यान से देखना क्या किया है उसने। ये चीज देखोगे तो अब मैं दोनों स्क्रीन आपके सामने फिर से लेऊंगा, ठीक है। ये जो x1 पहले था उसके बाजू में x2 है बच्चों, बराबर है, इतना क्लियर है। मैं कॉलम की बात कर रहा हूँ, x1 x2 एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ये x1 x2 एंटरिंग वेक्टर था और यहाँ पर अब ये x5 और x6 आउटगोइंग वेक्टर है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखो क्या क्या लिखा हुआ है। एंटरिंग वेक्टर लिखा हुआ है, उससे कुछ लेना देना नहीं, इतना क्लियर। कुछ तो रिप्लेस्ड लिखा हुआ है। क्या रिप्लेस्ड लिखा है? रिप्लेस्ड। मैं 2 स्क्रीन पीछे जाता हूँ। हाँ, x1 विल रिप्लेस x5, x1 विल रिप्लेस x5, x5 की जगह x1 आएगा, ऐसा वो कह रहे हैं। आया क्या x1? यस, रिप्लेस्ड। देन कन्वर्टेड टू यूनिट कॉलम। क्या यूनिट कॉलम में कन्वर्ट हुआ है? जरा देखो, z को छोड़ दो, x4 x1 एंड x6 0 1 0। देखो पूरा 0 1 0 हो गया, यानी 1 को छोड़ दिया तो बाकी पूरा 0 यूनिट में कन्वर्ट कर दिया उसको पूरा। नेक्स्ट, फिर से मैक्सिमम निगेटिव आइडेंटिफाई करो, 15 दिख रहा है। मिनिमम पॉजिटिव आइडेंटिफाई करो, 2/9 दिख रहा है। यानी एंटर करेगा x2, बाहर निकलेगा x6, इसीलिए x2 को एंटरिंग वेक्टर कहा है बच्चों, x6 को आउटगोइंग वेक्टर कहा है, 18 को न्यू पिवोट एलिमेंट कहा है, यानी इसकी जगह 1 लाना है, 18 की जगह 1 लाना है, और उस 1 से 15 को 9 को 4 को -15 को 9 को 4 को 0 बनाना है। अंडरस्टूड? धीरे 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 ऐसा कवर करते करते फिर से ZJ माइनस CJ कैलकुलेट करने हैं और देखना है कि अगर 0 हुआ तो प्रॉब्लम ख़त्म, अगर 0 नहीं हुआ तो फिर से मुझे टेबल रिपीट करना पड़ेगा। इतना क्लियर हुआ? फिर से मुझे टेबल क्या करना पड़ेगा? रिपीट करना पड़ेगा। तो बच्चों इसको बहुत ध्यान से देखना, मैं एक एक चीज़ वापस से रिपीट करके समझाऊंगा आपको, लेकिन कब? जब मैं प्रॉब्लम लूँगा तब। सो तब तक रिक्वेस्ट आपको इतनी ही है कि आप इसको ध्यान से 2 3 4 बार पढ़िए, इसके नोट्स निकालिए। कौन से नोट्स? जो चीज़ें मैंने लिखी है ना, कि स्टेप 1 स्टेप 2, यानी जो चीज़ें लिखी है, प्रीवियस में चला जाता हूँ, ये सब चीज़ें, वर्किंग रूल, ये वर्किंग रूल अपने पास रखिए। और ये वर्किंग रूल अपने पास रखने के बाद एक एक चीज़ आइडेंटिफाई करेंगे जैसे कि वैसा, और देखेंगे कि हम कितने बेहतर तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर इसी का होगा, इसी मेथड का होगा, इसीलिए रिक्वेस्ट ये है कि ये रेडी रखिएगा। सो यहीं पर रुकता हूँ आज के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।